अहम दिन है आज हफ्ते का। मज़मून हम पढ़े 6 सबक नंबर 2 अफराद के रवाबित। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक फ़र्द होता है और जब बहुत सारे फ़र्द मिल जाते हैं तो वो अफराद में तब्दील हो जाते हैं, और जब बहुत सारे अफराद अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं या किसी रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो वो ख़ानदान की बुनियाद करते हैं। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी। ख़ानदान की वसी शक्ल को कम्युनिटी या ग्रुप कहा जाता है। कम्युनिटी अफराद के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो एक ख़ास इलाके में रहता हो, जिसकी सरगर्मियाँ मुश्तरका हो यानी कि एक जैसी हो, और जिसकी तर्ज माशरत यानी कि जो तर्ज माशरत वो अपनाता है वो भी एक जैसा हो। कम्युनिटी के अफराद में गहरे ताल्लुकात कायम होते हैं क्योंकि ये ख़ानदान की एक वसी शक्ल है। अब हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ मुफक्कीरीन की कम्युनिटी की तारीफ। सबसे पहले मेकओवर है। मेकओवर ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुश्तरका ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को कम्युनिटी करार देते हैं। और सेवरोन कम्युनिटी अफराद के ऐसे ग्रुप का नाम है जो मखसूस इलाके में रहते हों, मुश्तरका दिलचस्पी और सरगर्मियों के हामिल हों और ज़िंदगी के तमाम मामलात के बारे में मुत्तहदा इल्ज़ाम करें, यानी कि वो सारे मामलात एक जैसे डील करें। अब बढ़ते कम्युनिटी की इक़साम। कम्युनिटी की दो इक़साम हैं, एक है शहरी कम्युनिटी यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं, और एक है देही कम्युनिटी जो लोग देहात में रहते हैं। शहरी कम्युनिटी इन अफराद पर मुश्तमिल होती है जो शहरों के रिहायशी होते हैं। इनकी ज़िंदगी मसरूफ़ होती है, वो फ़िक्र माश में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए वे दूसरे को कम जानते हैं। अक्सर लोग कारोबारी सनती इदारों और सरकारी दफातर में काम करते हैं। शहरी ज़िंदगी में बड़ी गहमा गहमी होती है, मेयारे ज़िंदगी बुलंद होता है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया होती हैं, इसलिए अक्सर लोग पढ़े लिखे होते हैं। लोग सियासी और सकाफती सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। आजकल का दौर क्योंकि ज़्यादा मसरूफ़ है, इसलिए आपस में मिलने जुलने का उन्हें बहुत कम वक्त मिलता है। ये है आपकी शहरी कम्युनिटी, यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो इस तरह के हैं। देही कम्युनिटी ये ग्रुप इन अफराद पर मुश्तमिल है जो देहात में रहते हैं। देहाती लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, इनकी ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। बेशतर लोग ज़राअती शोबे से वाबस्ता होते हैं। देहातों में खालिस ग़िज़ा और ताज़ा हवा होती है। देही के तबके के पास क्योंकि वक्त ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं। ये लोग पुराने रस्म रिवाज के पाबंद होते हैं और शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा कतावत पसंद होते हैं। कतावत पसंद यानी कि वो अपनी रवायात की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, रवायात को ही लेके चलते हैं। देहाती लोग माशरती और सियासी मामलात में कम दिलचस्पी लेते हैं। आज का बेटा जी यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने ये शॉर्ट से याद करना है, यानी कि पहले कम्युनिटी, उसके बाद उसकी तारीफ और फिर उसकी इक़साम याद करनी है। अब आप चलते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 8 August 2020 and the day is Saturday. मज़मून जनरल साइंस जमात 9th, सबक नंबर 9 है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हम जो पढ़ेंगे वो है डायोड्स के इस्तेमाल और रेडियाई लहरें। ठीक है, और साथ में रेडियो को भी हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रेडियाई लहरें से पहले हम पढ़ेंगे डायोड के इस्तेमाल। डायोड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ सर्किटों में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। डायोड्स बरकी रूह को एक सिमत में बहने देता है, इसलिए डायोड को रेक्टिफायर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करते हैं। डायोड की यही खासियत एक और मकसद के लिए, यानी कि रेडियाई लहरों में से पैगामात अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह रेडियाई लहरों से पैगाम अलग करने के अमल को या प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, रेडियाई लहरों से पैगामात अलग करने के अमल को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। आगे आपके पास रेडियाई लहरें क्या होती हैं। रेडियाई लहरें बी हरारत और रोशनी या एक्स रेस की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ताहम रेडियाई लहरों का तौल मौज रोशनी के लहरों के तौल मौज से बहुत ज़्यादा होता है। अलबत्ता रेडियाई लहरें रोशनी ही की रफ्तार से सफ़र करती हैं। ट्रांसमीटर के एरिया से पैगामात या
के दोष पर फिजा में नशर कर दी जाती हैं, जिन्हें इन रेडियाई लहरों के दायरे कार में मौजूद एरियल एंटीनास वसूल कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक रेडियो। रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो रेडियाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों को वसूल कर सकता है। वायरलेस टेलीग्राफी के बरक्स, जिसमें सिर्फ कोड की सूरत में सूती इशारे मौसूल होते हैं, रेडियो में मुकम्मल यानी कि आवाज़ गुफ्तगू रेडियो स्टेशन से और मौसीकी जो है वो रेडियाई लहरों के ज़रिए नशर की जा सकती है। रेडियो स्टेशन में माइक्रोफोन और आवाज़ की लहरों को बरकी इशारात इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देते हैं। इन बरकी इशारात की फ्रिक्वेंसी, तादाद और एम्पलीट्यूड आवाज़ की लहरों से अहम होता है और इन बरकी इशारात को एम्पलीफायर से बढ़ाकर हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव्स जो वो उन पर सवार किया जाता है, जिसके नतीजे में मॉड्यूलेटेड वेव्स हासिल होती हैं। इन मॉड्यूलेटेड वेव्स को एरियल के ज़रिए नशर कर दिया जाता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें वसूल करने वाले एंटीना से टकराती हैं तो इनसे एंटीना में हाई फ्रिक्वेंसी की बरकी तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं। ये बरकी तब्दीलियाँ तार के ज़रिए रेडियो सेट के इनपुट टर्मिनल तक पहुँचती हैं। रेडियो सेट या तो रेडियो रिसीवर में मखसूस सर्किट में मौजूद होता है जो नशर होने वाले पैगामात को एक मखसूस अमल या प्रोसेस से गुजारते हैं और इन सर्किटों को दर्ज ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। आगे शॉर्ट में भी आ सकते हैं कौन कौन से ग्रुप में। एक है आपके पास ट्यूनिंग सर्किट, दूसरा जिसे आप कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर और तीसरा आपके पास है आइडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर यानी कि AF डिटेक्टर। फिर इसके बाद आपको शेड्यूल नंबर 9.4 में इसकी ब्लॉक डायग्राम जो ये पेपर में आ भी सकते हैं 3 मार्क्स की, आपने इसकी ब्लॉक डायग्राम भी स्टडी करनी है। नेक्स्ट है ट्यूनिंग सर्किट सिर्फ RF वोल्टेज से मुतासिर होता है जिस फ्रिक्वेंसी पर वो ट्यून हो चुका हो। इस ट्यूनिंग के ज़रिए रेडियो रिसीवर में लगे एक खास बटन को घुमाना पड़ता है। ट्यूनिंग सर्किट ट्यून की गई मखसूस फ्रिक्वेंसी के अलावा दीगर फ्रिक्वेंसीज को रद्द कर देता है। RF वोल्टेज ट्यूनिंग सर्किट के ज़रिए वसूल होकर RF एम्पलीफायर के ज़रिए बढ़ा दी जाती है। फिर ये डिटेक्टर में से गुजरती है जो इसमें मौजूद आइडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को अलग कर देता है और ये सिग्नल भेजे के पैगामात की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे कि शक्ल नंबर 9.5 में दिखाया गया है। ये मज़ीद एम्पलीफाई होकर लाउड स्पीकर तक पहुँचते हैं जहाँ ये आवाज़ में बदल जाते हैं। अगर सिस्टम की मुनासिब और मकबूल डिज़ाइनिंग की गई हो तो यूँ पैदा होने वाली आवाज़ हूबहू असल आवाज़ की नकल होती है। ठीक है क्लास, अब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम भी देख लें। ब्लॉक डायग्राम में क्या आपके पास सबसे पहले रिसीविंग एंटीना, ठीक है, फिर ट्यूनिंग सर्किट, RF एम्पलीफायर, AF डिटेक्टर और AF एम्पलीफायर और फिर लाउड स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाती है। ठीक है, आपने रेडियो अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, मुश्किल टॉपिक है, साथ साथ इसको आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे ताकि आपको ये याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात मैडम। दिन है हफ्ते का मजमून हम पढ़े होम इकोनॉमिक्स सबक नंबर 8 इंसानी नस्ल में खानदान और माशी का किरदार। आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चे की नस्ल माँ पर वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात के असरात। बच्चे की शख्सियत की बुनियाद जिंदगी के शुरू में ही रखी जाती है और खानदान में इब्तदाई ग्रोह है जिसके साथ बच्चे से सबसे ज़्यादा बच्चा कबूल करता है। वालिदैन की खसूसियात बच्चे पर गहरा असर डालती हैं और वालिदैन की नफ्सियाती खसूसियात की वजह से बच्चे को इल्म होता है कि इसके वालिदैन इसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात किस अंदाज से पूरी करते हैं कि बच्चे में अखलाकी तरबियत और किरदार की मजबूती भी वालिदैन की तरफ से ही आती है। वालिदैन बच्चे की गलत और बुरी आदत से रोकते टोकते हैं, कामयाबी और हकीमी की काविश पर हिम्मत अफजाई करते हैं और इनाम से नवाजते हैं। बच्चे चूँकि अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने से कासिर होते हैं, इसलिए वालिदैन अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में इन्हें बुराई से बचाने और अच्छाई की जानिब राग़िब करने की तरबियत देते हैं और इनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन बच्चे के जज्बात, एहसास, मोहब्बत, शफ़क़त, सदी, तस्कीन वगैरह की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे की नस्ल माँ पर वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात के मंदरजा ज़ैद असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले है कि ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल खानदान।
ऐसे खानदान जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे उसमें भी बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पाती, क्योंकि वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबके ऊपर यकसा तवज्जो दे। ऐसे बच्चे फिर जिस्मानी, ज़हनी और माशरती पसमानगी का शिकार हो जाते हैं और वालिदैन के बारे में मनफी रवैये का इज़हार करते हैं। तरतीब विलादत: हर नए बच्चे की विलादत के साथ साथ वालिदैन के तजुर्बात बदलते रहते हैं। कम्युनिटी के जिनके जो सबसे पहले बच्चा होता है उसको खानदान में ज़्यादा तवज्जो मिलती है और उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उस बच्चे के वालिदैन बाद में आने वाले बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं। वो बातचीत में भी खुदेतमाद होता है क्योंकि उसको वालिदैन ने ज़्यादा टाइम दिया होता है, क्योंकि इसका वास्ता ज़्यादातर बड़ों से पड़ता है, मसलन वालिदैन, दादा दादी वगैरह, जबकि दरमियान में या आखिर में पैदा होने वाले बच्चे बड़ों की सोबत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, बड़े बच्चों की सोबत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उस वजह से वो उस तरह जिम्मेदार नहीं होते। बच्चों की शक्ल शुबात और वज़ाकता: अगर वलादत के वक्त बच्चे की शक्ल जो है किसी ऐसे रिश्तेदार से मिल जाती है जो वालिदैन को नापसंद हो या घर में जो अफराद होते हैं उनको नापसंद हो, तो तब भी वालिदैन ऐसे बच्चे को नादानिस्ता तौर पर पसंद नहीं करते, इतनी मुस्तरद कर देते हैं। तवज्जो तो देते हैं लेकिन उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी उसकी ज़रूरत होती है, या उसकी पैदाइश पर वो गर्मजोशी नहीं दिखाते जो कि बच्चे का हक है। इसके बरक्स कुछ शक्ल बच्चों को जल्द कबूलियत हासिल होती है और वो ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत भी समेटते हैं। जिनका असर: हमारे माशरे में आमतौर पर वालिदैन को बेटे की शदीद ख्वाहिश होती है। अगर दूसरी या तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो इससे भी वो दिल बर्दाश्त हो जाता है, बेटी को वो प्यार नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार होती है। बुनियादी प्यार जो बच्चे को वालिदैन से मिलता है, इससे महरूमी इसकी सारी शख्सियत को कमज़ोर कर देती है। वालिदैन में से किसी एक की मानो तलाक या लहती भी इस महरूमी का बाइस बन सकती है। वालिदैन की समाजी हैसियत: ऐसे वालिदैन जो गरीब और बेरोजगार होते हैं वो अपने बच्चों से नारवा सलूक करते हैं, अपने बच्चों को खिदमत, इंकिसारी और ताक़त की तरबियत देते हैं, ज़ब्त नफ्स और मौजूद के इंतज़ार की ताकीद करते हैं। गरीब घराने के बच्चे जल्द ही खुदमुख्तार होने की कोशिश करते हैं और दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत जल्द समाजी बुराइयों का शिकार हो सकते हैं। इसके बरक्स मुतवस्सित तबके के वालिदैन बच्चों से बहुत सी तवक्कुआत का वास्ता करते हैं और बच्चों की तरबियत के लिए बेहद फिक्रमंद और जल्दबाज होते हैं। इस तरह बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव या उलझन का शिकार हो जाते हैं। माओं का तालीम याफ्ता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन मुलाज़मत पेशा होती हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश दूसरी माओं से बेहतर कर सकती हैं। वो बच्चों में खुदमुख्तारी और खुदेतमादी पैदा करती हैं। जितना वक्त भी वो आपके साथ गुजारती हैं, इनकी तरबियत बेहतर अंदाज में करते हैं, जबकि घरेलू ख़वातीन गैर मुतमईन नजर आती हैं। अगरचे वो बच्चों के हमरा ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, मगर काम के बोझ, मुहताजी और मुसलसल तनाव के वजह बच्चों से मारपीट, झंझलाहट, चिड़चिड़ापन और लापरवाही का रवैया इख्तियार करती है, जिससे बच्चों में मनफी रवैये परवान चढ़ते हैं। बेटा जी, आपकी जो बुक है उसके ऊपर से सफ़र नंबर 180 और 181, ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक मुकम्मल होता है। जिस तरह मैंने आपको पॉइंट के साथ ये पढ़ाया है, आपने भी ऐसे ही पॉइंट के साथ इसको अच्छे से याद करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Assalamualaikum class. Today the date is 8 August 2020 and the day is Saturday. जमात नाहम मसनून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। बोर्ड पे तीन तरह के मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दी, यानी कि ये टॉपिक है किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके मैंने 4 पॉइंट्स आप लोगों को करवा दिए। आज मैं इसका 5th और 6th पॉइंट आप लोगों को करवा रही हूँ। 5 पॉइंट देखें, दावते हक। तो दावते हक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग देखें, दोनों भाई, ठीक है जी, ये मैंने ब्लू कलर का ब्लू पेन से मार्क भी किया है। दावते हक यहाँ से पॉइंट होगा। दोनों भाई, बुक पे देखिए क्लास, दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और बेखौफ ख़तर अंदर दाखिल होकर अपने आने की वजह बयान की और फरमाया कि फ़िरौन, हमें खुदा ने अपना पैगंबर और रसूल बना कर तेरे पास भेजा है। हम 2 बातें चाहते हैं, एक ये कि अल्लाह ताला पर ईमान ला और किसी को इसका शरीक ना बना।
दूसरा ये कि जुल्म से बाज आ और बनु इसराइल को अपनी ग़ुलामी से निजात दे ताकि वो खुदा की इबादत में आज़ाद हो जाए। ठीक है जी। फ़िरौन और इसकी कौम आम तौर पर सूरज की पूजा करती थी। फ़िरौन इसका उतारिया मजहर था, इसलिए फ़िरौन भी अपनी कौम का देवता बल्कि रब बना हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और इसकी कौम को रब्बुल आलमीन की परस्तिश की तरफ बुलाया, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया। नहायत नरमी के साथ फ़िरौन के दरबारियों को राह हक़ दिखाई और फ़रीज़ा रिसालत अदा करने में हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। वो फ़िरौन के रोपे शाही से कतल मरूद ना हुए, यानी कि वो इनकी तरफ नहीं आना चाह रहे थे। नेक्स्ट आप लोग पॉइंट देखें, कौमे फ़िरौन की गुमराही और इनकार। फ़िरौन और इसकी कौम किसकी आमतौर पर सूरज की पूजा करती थी। उन्होंने फ़िरौन को ही अपना खुदा मान रखा था, इसलिए फ़िरौन को वो अपना देवता बल्कि रब समझते थे। इसमें देखिए फ़िरौन ने मूसा की बातें सुनी और अंदर ही चौताप खाता। आखिर तंग आकर, यानी कि बहुत गुस्से में आ गया। आखिर तंग आकर फ़िरौन ने मूसा से कहा कि अगर वाकई तो अपनी बातों में सच्चा है तो कोई निशान दिखा, यानी कि हमें कोई निशानी दिखा, यानी कि ये जो तू बातें करता है ये तेरी अगर सच्ची है तो हमें कोई निशानी दिखा, फिर हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को 5वां और 6वां पॉइंट करवाया, दावते हक़ और कौमे फ़िरौन की गुमराही और इनकार। ठीक है जी। गुमराही और इनकार कहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है? फ़िरौन मूसा की बातें सुनता। ठीक है। यहाँ से जहाँ तक इसका पॉइंट ख़त्म हो रहा है, पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं कल करवाऊँगी। ठीक है जी। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 8 अगस्त, डे इज़ सैटरडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स ग्रुप, क्लास इज़ 9th। डायरी ऑफ 8 अगस्त, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 फॉर होमवर्क। ओके। 9.1 का कोई क्वेश्चन 9.1 जो है आपकी रिपीट नहीं की गई, मतलब 9 चैप्टर में जो प्री 9 का आज की डायरी में कोई नहीं है, बस आपने 7, 8 और 9 की ही प्रैक्टिस भी करनी है और नीट रजिस्टर्स भी करना है। क्वेश्चन 7 ऐसे वो कह रहे कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करें, जबकि आपको प्रॉफिट गिवन है 600 पे, टाइम पीरियड गिवन है 4 ईयर्स का और 6% आपको रेट गिवन है पर एनम ईयरली। आप क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ₹600, क्लियर। रेट हमारे पास है 6% का, टाइम पीरियड है हमारे पास 4 ईयर्स का। कंपाउंड प्रॉफिट का सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंपाउंड प्रॉफिट फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइड्स बाय 100 होल पावर आपकी टाइम माइनस प्रिंसिपल। अब आपके पास आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी ₹600 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 बाय 100, टाइम आपके पास है 4 ईयर का और प्रिंसिपल अमाउंट है ₹600। ₹600 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 3 6 2 5 10 0 3 बाय 50 होल पावर 4 मल्टी माइनस ₹600। ओके। अब नेक्स्ट है ₹600 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 बाई 50 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 बाई 50 होल पावर आपके पास 4 माइनस ₹600। अच्छा, ₹600 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53 डिवाइड्स बाय 4 टाइम्स आपने लिखना है 50 माइनस ₹600। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर को आपने सॉल्व किया तो आप देखें 600 को 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर 53 से करें 4 टाइम। अगर आपको लगे ना कि आपके कैलकुलेटर पे
वैल्यू बड़ी हो गई तो इन दो को आप मल्टीप्लाई करें तो 50 से एक दफ़ा डिवाइड कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर को 50 से डिवाइड करें, अगेन आंसर को 50 से डिवाइड करें, अगेन आंसर को 50 से डिवाइड करें। अगर आप कैलकुलेटर में ओवरऑल सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा 50 से डिवाइड करें, इक्वल प्रेस करें, अगेन 50 से डिवाइड करें, फिर इक्वल, अगेन 50 से डिवाइड करके फिर इक्वल, अगेन 50 से डिवाइड करके फिर इक्वल। फाइनली अगर हम सारों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आता है ₹47342886, 47342886 डिवाइड बाय 62500, क्लियर, -600 अमाउंट यूनिट आपका रुपीज़ है। तो ये ₹757.48 माइनस ₹600, दोनों को माइनस करेंगे ₹157.48 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा है कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्लियर। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। कंपाउंड प्रॉफिट उन्होंने कहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 50,000, रेट आपको गिवन है 4% का, टाइम पीरियड आपको गिवन है एक साल और हाफ ईयर, जिससे आप लोग जो है दो हिस्सों में जो है, जब आपके पास ना फ्रैक्शन में गिवन हो कंपाउंड प्रॉफिट में, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। आप पहले बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8, आप पहले बताएंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ₹50,000, ईयरली रेट हमारे पास है 4% का, टाइम हमारे पास है 1/2 ईयर, जिसे आप लिखते हैं 1 ईयर एंड हाफ ईयर हो गया 1/2 हाफ ईयर। अच्छा, फिर उसके बाद आप कंपाउंड प्रॉफिट में आप पुट करेंगे 1 ईयर एंड हाफ ईयर। अच्छा, अब आपने जो है कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कंपाउंड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 होल इज टाइम माइनस प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें आपने ना टाइम पीरियड अगर इस फॉर्म में हो तो आपने इसको चेंज करना है, टाइम के जहाँ वो है ना, आपने वहाँ पे जो है आपने है टाइम पीरियड में। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, रेट आपको गिवन है 4%, आप 1 ईयर के अकॉर्डिंग तो आप 4% रेट पुट करेंगे, लेकिन जब आप 1/2 ईयर्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो रेट को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, मीन्स कि आपने एक रेट यहाँ पे न्यू रेट भी बताना है 4/2%, 4 आपके पास आएगा 4 हाफ ईयर के लिए, ठीक है, ये आप लोग की आसानी के लिए। प्रिंसिपल आपके पास हो जाएगा 1 प्लस रेट इज़ 4/100, टाइम पीरियड आपके पास 1 ईयर का आएगा। जब आप अप्लाई करेंगे ना सेकंड कंडीशन के लिए, दोबारा ये सिचुएशन 1 प्लस रेट आपके पास 2 आएगा बाय 100 और टाइम पीरियड 1 का ही आएगा माइनस ₹50,000। अच्छा, ये हो जाएगा ₹50,000 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2s are 4, 2 50s are, तो ये आंसर आएगा 52/50 होल पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1s are 2, 2 50s are, तो ये आ जाएगा 51 प्लस 1, वो डायरेक्ट अगर आप एलसीएम ले तो हमारा आएगा 51। कटिंग इसकी और पॉसिबल थी, लेकिन हमने दोनों के डिनोमिनेटर चले सेम थे, आप कटिंग कर भी ले तो कोई इशू नहीं है। तो इस सारे हिस्से को सॉल्व किया तो हमारा 53040 माइनस ₹50,000, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹3040। ये हमारा है कंपाउंड प्रॉफिट, क्लियर। मीन्स के कंपाउंड प्रॉफिट में हमने ये सीखा, अगर टाइम पीरियड इस फॉर्म में हो तो आपने कंपाउंड प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। अच्छा, ये था हमारा 8 अगस्त का लेक्चर, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी था जो कि कंपाउंड प्रॉफिट है, वो आपने खुद करना है, मैं लेकिन आपको बता देती हूँ। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड 1 ईयर का गिवन है, रेट आपको गिवन है 12% का। कंपाउंड प्रॉफिट में डायरेक्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, आपका 8 अगस्त का सिलेबस लेक्चर जो यहाँ पे एंड होता है, दुआओं में याद रखिएगा। जो प्रैक्टिस दी जाती है वो तहे दिल के साथ सॉल्व किया करें, ताकि आपको एक दफ़ा तो चले आप नीट रजिस्टर्स पे करते हैं, वहाँ पे फिर आप थोड़ा बहुत चले नोट से हेल्प ले लें, लेकिन जो आप लोग रफ प्रैक्टिस करते हैं फुल फ्लैश, आपके पास कोई नोट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपने वो फुल खुद ही जो है ज़ुबानी करनी है। उसके बाद करने के बाद आप अपने किसी बड़े बहन भाई के पास पढ़ें या किसी ट्यूशन जा रहे हैं तो उसको चेक करवाएं आप, ठीक है। और इसके साथ आपका जो मंडे का है ना बेटा, वो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है रिवीजन में डायरी में, इसलिए मंडे की आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी 10 अगस्त की। और इसके साथ आपने जो डायरी में 9.2 के क्वेश्चन है वो भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 11 अगस्त को न्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।